हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं आपको बहुत ही सरल तरीक़ों से हिंदी भाषा के माध्यम से इंग्लिश सिखाऊंगा। तो आज के इस पहले लेसन में हम ये सीखेंगे कि अपने मन से इंग्लिश सीखने का डर कैसे दूर भगाएं। जब भी हम इंग्लिश सीखने का सोचते हैं, जो सबसे पहली बात हमारे मन में आती है वो ये है कि इंग्लिश बहुत ही टफ़ लैंग्वेज है, इसको सीखना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा मेरे से। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश में लाखों करोड़ों लोगों ने इंग्लिश सीखा है क्योंकि वो सीखना चाहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बहुत मुश्किल है। छोटी से शुरुआत की, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और धीरे धीरे करते करते एक एक ईंट जोड़ते जोड़ते आज वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज डे 1 है। स्टेप 1 लेते हैं, पहला स्टेप लेते हैं और शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इंग्लिश सीखना हिंदी सीखने से भी ज़्यादा आसान है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये कैसी बात कर रहा है, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात कर दी इन्होंने। तो मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ देता हूँ जिससे आपको लगेगा कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वाकई में सच बोल रहा हूँ। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है किसी भी नई भाषा को सीखने में कितना समय लगता है। 1100 घंटे। बस इतना ही समय आपको देना है किसी भी भाषा को सीखने में। हिंदी हो या इंग्लिश, फ्रेंच हो या रशियन, चाइनीज़ हो या जापानीज़, किसी भी नई भाषा को। एक रशियन को अगर हिंदी सीखना है तो उसे भी इतना समय लगेगा। एक फ्रेंच को रशियन सीखना है तो उसे भी इतना समय लगेगा। तो अब इस 1100 घंटों को अगर हम हर दिन 1 घंटे में बांटते हैं तो लगभग 3 साल लगेंगे आपको ये लैंग्वेज सीखने में। हर दिन 1 घंटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी का स्कूल होता है, किसी का कॉलेज होता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका जॉब होता है, फैमिली है। इन सब से टाइम निकाल के 1 घंटा देना, ये अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर इससे ज़्यादा समय अगर बढ़ा पाते हैं, 2 घंटे करते हैं, तो आपका ये जो 3 साल का समय है ये घट के और कम हो जाएगा। आप और जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इंग्लिश सीखना हिंदी सीखने से भी आसान है। अब कैसे है, यहाँ देखिए आप। हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। 52 अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन हिंदी। इनमें से 39 कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन भी कहते हैं, और 13 होते हैं वॉवेल्स जिन्हें हम स्वर कहते हैं। जबकि इंग्लिश में ये संख्या घट के बिल्कुल आधी हो जाती है। जहाँ 52 अक्षर हैं हिंदी में, वहीं इंग्लिश में 26 अक्षर हैं। कॉन्सोनेंट्स 39 हैं हिंदी में, इंग्लिश में 21 हैं, यानी कि व्यंजन। हिंदी में 13 वॉवेल्स हैं यानी स्वर, जबकि इंग्लिश में मात्र 5 वॉवेल हैं। सिर्फ 5 स्वर आपको सीखने हैं। तो अब बताइए दोस्तों, इंग्लिश सीखना है ना आसान? हिंदी सीखने से बिल्कुल ये आधी मेहनत है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपको बात बताने जा रहा हूँ। किसी भी इंडियन लैंग्वेज में कर्नाटका में कन्नड़ चलता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, अपने गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। इस तरह से किसी भी भारतीय भाषा में, लगभग हर भाषा में 6 लाख शब्द हैं। 6 लाख वर्ड्स आर देयर इन एनी इंडियन लैंग्वेज। अब लगभग हिंदी में भी इतने ही वर्ड्स हैं, 6 लाख, और इंग्लिश में भी 6 लाख वर्ड्स हैं। ये गूगल के रिसर्च ने बताया है। ये ऐसा मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने
ये रिसर्च किया है सारे लैंग्वेजेस पे और उनका ये निष्कर्ष है. दे हैव कम अप विद दिस research, and based on this research they have informed us that there are only 6 lakh words in any Indian language or Hindi or English. So it's all the same. ये बिल्कुल सेम है किसी भी लैंग्वेज को सीखना, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा हो, सब में एक जैसी लगभग मेहनत लगेगी. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब इतने सारे वर्ड्स में से, लाखों वर्ड्स में से कितना सीखना सफिशिएंट होता है? हम कितने वर्ड्स अगर सीख जाएं तो हम फ्लुएंटली इंग्लिश बात कर पाएंगे, हम लिख पाएंगे, बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगे, रेलवे एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगे, अपनी मन की बात रख पाएंगे किसी के सामने, आराम से किसी के साथ बातचीत कर पाएंगे. तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. उन 6 लाख वर्ड्स में से, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, अभी करेंटली जो पूरे दुनिया में यूज़ होते हैं वो हैं 1,71,000 वर्ड्स, 71,000 वर्ड्स, 1,71,000 वर्ड्स. Currently there are 1,71,000 words that are currently being used in the world. अब इन 1,71,000 वर्ड्स में से बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं. सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची, एक शब्द के उससे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द, और एंटोनिम्स होते हैं विलोम, किसी एक शब्द का उल्टा मतलब, सही का गलत, पूरब का पश्चिम, ये हो गया विलोम. जल को हम कहते हैं नीर, पानी, ये हो गया पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स, और विलोम हो गया एंटोनिम्स. तो अब ये 1,71,000 वर्ड्स भी बहुत बड़ी संख्या होती है, इनको भी सीखना, याद करना बहुत मुश्किल होगा. तो आइए मैं इसको और ब्रेक डाउन करता हूँ आपके लिए. मैं बिल्कुल इतनी छोटी सी नंबर पे लेके चला जाऊँगा इसको, जहाँ पे कि आपको ये बिल्कुल डुएबल लगेगा, बिल्कुल अचीवेबल लगेगा. आपको लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सीख सकता हूँ इतने शब्द. तो इन 1,71,000 वर्ड्स में से सिर्फ 35,000 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नेटिव स्पीकर्स, एक अडल्ट नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोले जाते हैं. अब ये अडल्ट नेटिव स्पीकर का क्या मतलब है? नेटिव स्पीकर कहते हैं किसी देश की भाषा जो वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है. वहाँ रहने वाले लोग जो भाषा बोलते हैं, सिर्फ देश ही नहीं, कोई एरिया भी हो गया, वहाँ के रहने वाले लोग जो भाषा बोलते हैं वो उनके लिए नेटिव भाषा हो गई. फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन्स के लिए, ब्रिटिश के लिए इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज है. मेरे लिए हिंदी मेरी नेटिव लैंग्वेज है. इस तरह से सिर्फ 35,000 शब्द हैं जिनको उस जगह के रहने वाले लोग, अभी हम अगर इंग्लिश की बात करें तो अमेरिका या ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहाँ पे रहने वाले लोग सिर्फ 35,000 वर्ड्स यूज़ करके अपना हर तरह का काम कर लेते हैं. फ्लुएंटली बात कर पाते हैं, लिख पाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं. तो ये जो 1,71,000 वर्ड्स की संख्या थी, ये घट के अब 35,000 पे आ गई. अब थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा आपको कि हाँ किया जा सकता है. आइए अभी इसको और ब्रेक डाउन करते हैं. जो इन 35,000 में से जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं, ओरिजिनल वर्ड्स कहने का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जिनसे बाकी वर्ड्स बने हैं, तो ये जो संख्या है ये मात्र 15,000 है. आइए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं. ओरिजिनल वर्ड्स को लेमाज कहते हैं, प्रॉपर इंग्लिश की भाषा में, डिक्शनरी की भाषा में अगर कहें तो. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि ये ओरिजिनल वर्ड्स क्या होता है. ईट, ये एक ओरिजिनल वर्ड है. अब इससे बना एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, इस एक शब्द से ये 4 और शब्द बन गए, टोटल 5 शब्द हो गए. तो अगर आपने एक वर्ड ये सीख लिया ईट, तो आप बाकी भी ये इजीली सीख जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा. किसी भी वर्ड का मोस्टली जो कि वर्ब्स होते हैं, क्रिया होती है,
उनका सिर्फ पहला जो फॉर्म होता है उसको सीखने में समय लगता है। बाकी एक बार आपने वो सीख लिया तो उसके बाकी जो फॉर्म्स हैं वो आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएंगे। ड्रीम यानी सपना, ड्रीम से बना ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग, ड्रीम्स, ड्रीम्ड। इस तरह से एक वर्ड ड्रीम से अनेकों वर्ड्स बन गए। तो अब ये जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं, इनको अगर सिर्फ 100 ऐसे वर्ड्स सीख लिए जाएं तो हम अपनी डेली लाइफ की सिंपल सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। हम इनमें ऐसे सिंपल सिचुएशंस में बातचीत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी को इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। हाय, आई एम राकेश कुमार। या आप एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे कोई डिश ऑर्डर करनी है। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज़ गेट मी XYZ डिश। तो इस तरह के सिंपल सिंपल सिचुएशंस में आपको किसी से रास्ता पूछना है। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड दिस प्लेस। तो इस तरह के सिंपल सिचुएशंस को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं सिर्फ 100 ओरिजिनल वर्ड्स याद करके। नेक्स्ट, अगर आपने 1000 वर्ड्स याद कर लिया, उनको समझ लिया, सिर्फ रट्टा नहीं मारा, उनको समझा, सेंटेंसेस में कहाँ कैसे यूज़ करना है, तो ऐसे 1000 वर्ड्स को यूज़ करके आप आम अपनी ज़िंदगी की डेली एवरीडे यूज जो आपको आता है स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में बातचीत करने में, लिखने में, पढ़ने में, ऐसे इंग्लिश को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब अगर आपने 1500 वर्ड्स कर लिए तो आप मीनिंगफुल बातें कर पाएंगे। आप प्रॉपरली सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे जहाँ पे कि आप सामने वाले को आपकी बातें समझ में आएंगी कि हाँ, ये बंदा कह क्या रहा है। उलझेंगे नहीं आप, बहुत ही ईजिली आप अपने मन की बात रख पाएंगे उसके साथ। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ये है हमारा टारगेट, 3000 वर्ड्स। अगर आपने ये 3000 वर्ड्स सीख लिया तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, बिल्कुल धारा प्रवाह। आप कहीं अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ईजिली आप अपनी हर तरह की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब अगर इन 3000 वर्ड्स को याद करने में, समझने में आपने हर दिन 10 वर्ड्स किए तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है, ये समय जो आपको लगेगा वो लगभग 1 साल का लगेगा। यही अगर आप 5 वर्ड्स पर डे करते हैं तो लगभग 2 साल लग जाएगा आपको। तो ये आपके ऊपर है, आपको आपकी क्या स्पीड है, क्या टारगेट है, उसके प्रति आपकी क्या डेडिकेशन है, आप कितना समय दे पाते हैं उसको, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं उसको। मेहनत है, मेहनत का तो कोई शॉर्टकट होता नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आप बहुत ही ईजिली अपने मन की बात किसी के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। आप प्रेजेंटेशंस दे पाएंगे, स्पीचेस दे पाएंगे, मीनिंगफुल बातें कर पाएंगे लोगों के साथ। तो एक इंग्लिश में एक फ्लुएंसी पाने के लिए, फ्लुएंटली लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, ये 3000 का जो नंबर है यही है जो हमें अचीव करना है। अब अगर इससे बड़ा टारगेट है आपका, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, यूपीएससी हो गया, आईएलटीएस हो गया, बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए, इनकम टैक्स हो गया, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी सरकारी नौकरी वाले एग्ज़ाम, तो उनको अगर क्रैक करना है तो लगभग आपको 8000 से 9000 वर्ड्स सीखने पड़ेंगे। आई नो दोस्तों, टारगेट थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, 8000 से 9000 वर्ड्स, बट कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में तो ये छोटे मोटे टारगेट्स तो अचीव करने ही पड़ेंगे, इनके बिना वो पॉसिबल होगा नहीं। जहाँ तक कुछ इसको आसान करने का सवाल है इस काम को, वो मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा। बीच बीच में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा कि कैसे इस काम को आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब सवाल ये है कि कौन से 3000 वर्ड्स को पढ़ा जाए
समझा जाए, याद किया जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, करीब 1,71,000 वर्ड्स हैं जो करंटली यूज़ होते हैं। उनमें से भी 35,000 हैं जो मोस्टली एक नेटिव अडल्ट स्पीकर यूज़ करता है। उसमें से 15,000 हैं जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं। अब इनमें से कौन से 3,000 वर्ड्स सीखे जाएं? तो इसके लिए मैं आपको आज दो ट्रिक देता हूँ, दो टिप्स देता हूँ। मोटा मोटी अगर इसको मैं अगर कहना चाहूँ तो बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको और ब्रेक डाउन करूँगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अभी के लिए जो पहला हमारा सोर्स होगा वो स्टेज 1 पे, वो है रीडिंग, पढ़ना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ में एंटरटेनमेंट भी होगा। एंटरटेनमेंट एज इन एक इन अ गुड वे। आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हुए फन लर्निंग होगा एक आपका। किसी बड़े आदमी ने कहा है, रीडिंग इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। तो अब सोर्स कौन से हों जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे जो कि आपके लाइफ में ज़्यादा काम आएगा। तो मेरे साथ जो पर्सनली मैंने यूज़ किया है वो है न्यूज़पेपर या न्यूज़ वाले ऐप्स आजकल आ गए हैं। मेरे टाइम पे तो न्यूज़पेपर था सिर्फ। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके न्यूज़पेपर पढ़िए। उसमें आपको आम बोलचाल की भाषा में जो इंग्लिश यूज़ होता है डेली लाइफ में, नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं, उस तरह की लैंग्वेज में लिखा रहता है उसमें इंग्लिश। उसका जो एडिटोरियल वाला पेज होता है वो मत पढ़िएगा अभी, वो थोड़ा टफ होता है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का इंग्लिश है। बट नॉर्मली जो दूसरे न्यूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स, आपको अगर स्पोर्ट्स का फील्ड पसंद है स्पोर्ट्स पढ़ लीजिए। बॉलीवुड एंटरटेनमेंट वगैरह से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लीजिए। साइंस वाला पेज होता है वो पढ़ सकते हैं। हर एक के इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें न्यूज़ होता है। किसी को ऐसे ही बस नॉर्मल जनरल नॉलेज चाहिए तो जो बाकी पेजेस होते हैं उनमें जो आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, सेकंड आ गया आपका सिलेबस का बुक्स। अब किसी का सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो उसको रॉकेट साइंस के बारे में नहीं पढ़ना है। वो टर्म्स, वो वर्ड्स नहीं जानने हैं, नहीं याद करने हैं जो रॉकेट साइंस की फील्ड में यूज़ होता है। उसको अपनी फील्ड का वर्ड्स पढ़ना है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड, किसी का मेडिकल लाइन है तो मेडिकल लाइन से रिलेटेड। अब एक इंजीनियर एक डॉक्टर की किताब पढ़े, डजंट मेक सेंस। इंजीनियर है तो उसके अपने सिलेबस के जो बुक्स हैं उसको ही पढ़ना चाहिए। उसमें से जो वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं उनको वो लिखे, नोट डाउन करे, उनके मीनिंग ढूंढे डिक्शनरी में और फिर वापस सेंटेंसेस में यूज़ करे। ये प्रोसेस होना चाहिए। ऐसे रट्टा नहीं मारना है वर्ड्स को एक एक करके। उनको आप नोट डाउन करो नोटबुक में, डिक्शनरी से इंग्लिश उसका मीनिंग निकालो। एक कोई अच्छी डिक्शनरी यूज़ करो, ऑक्सफोर्ड, मेरियम वेबस्टर, ये सब। तो इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट के बुक्स पढ़ने हैं। अब आ गया थर्ड, इसमें है कि हल्के फुल्के नॉवेल्स पढ़ें, लाइट नॉवेल्स। बहुत ज़्यादा हेवी राइटर्स के ना पढ़ें। इंडियन राइटर्स हैं आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड। आई नो रस्किन बॉन्ड भी साउंड करता है कोई विदेशी राइटर, बट ये एक्चुअली जन्मे पले बड़े सब इंडिया में हुआ है इनका। ये इंडियन राइटर है। इनके फादर मदर ब्रिटिश थे, बट ये इंडियन ही। तो इस तरह के हल्के फुल्के नावल पढ़ेंगे तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है कि लोग भारी भरकम नॉवेल्स उठा लेते हैं या कुछ उस तरह का भारी भरकम आर्टिकल उठा लेंगे। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वाला पेज होता है वो उठा लेते हैं। तो इसलिए शुरू में ही थोड़ा पढ़ने के बाद उनका इंटरेस्ट चला जाता है कि अरे यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या है इतना हेवी हेवी वर्ड्स। तो इसलिए हल्के फुल्के चीज़ पढ़ें जो आपको समझ में आए, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप कंटिन्यू करोगे इसको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट और आज का आखिरी स्लाइड है स्टेज 2। स्टेज 1 था रीडिंग, यानी पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। सेकेंड स्टेज है वॉचिंग एंड लिसनिंग, देखना और सुनना। अब एक बात बताइए, एक चाइनीज़ बच्चा कैसे चाइनीज़ सीख लेता है बिना उसकी एक फॉर्मल पढ़ाई पढ़े?
एक जापानीज़ बच्चा जापानीज़ सीख लेता है, एक इंडियन बच्चा हिंदी सीखता है या लोकल हमारे जो स्टेट्स के लैंग्वेजेस हैं कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तो वो इसलिए सीख पाता है क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल में उन्हीं लैंग्वेजेस को सुन रहा है, देख रहा है, लोगों को बोलते हुए देखता है, सुनता है। तो उसके जो एंटीनाज हैं, उसके दिमाग के जो रिसीवर्स हैं, वो वही रिसीव करते हैं और इवेंचुअली वो बड़ा होते होते वो अपनी लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, वो एक अच्छे से सीख लेता है। तो इसी तरह से हमें भी अपने आसपास का माहौल जो है वो इंग्लिश का बनाना पड़ेगा, तभी हम इंग्लिश सीख पाएंगे। बिना वो माहौल बनाए आप सोच लें कि सीख जाएंगे, नहीं हो पाएगा। पढ़ने के साथ साथ आपको सुनना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों को बोलते हुए देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो कुछ सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हैं इंग्लिश न्यूज़। आप सुनना शुरू कीजिए। शुरू में भले आपको समझ में ना आया, बट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। उसी तरह से इंग्लिश मूवीज़ देखिए जिसमें कि सबटाइटल्स भी हों, तो और भी अच्छा आप पढ़ पाएंगे सबटाइटल्स, तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। गाने सुनिए लेकिन स्लो वाले, वो ज़्यादा तड़क भड़क वाले गाने मत सुनिएगा, हेवी मेटल, वो समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। बहुत सारे सॉफ्ट म्यूज़िक्स हैं इंग्लिश में भी, जिनको आप सुन के अपने आसपास का उस तरह का माहौल बना सकते हैं, जहाँ पे कि आपको 500 वर्ड सुनेंगे तो उसमें से 5 वर्ड तो दिमाग में आएगा कि हाँ भाई ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं इसमें। इंटरव्यूज़ देखिए आप, बहुत ही ये ज़बरदस्त सोर्स है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। लोगों के इंटरव्यूज़ आप इंग्लिश में लोग देते हैं। एलन मस्क का देख लीजिए, बिल गेट्स का देख लीजिए, किसी भी बड़े आदमी का इंटरव्यू देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा, एंटरटेनिंग भी होगा, फन होगा, और साथ में आप इंग्लिश भी सीखेंगे। लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अपने बारे में लोग बताते हैं कि उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, किस तरह का क्या क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आए, क्या क्या इवेंट्स हुए उनके लाइफ में। तो वो इंग्लिश वाले ऑटोबायोग्राफीज़ देखिए आप। डॉक्यूमेंट्रीज़, जैसे डिस्कवरी के डॉक्यूमेंट्रीज़ आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे होते हैं, या कोई भी किसी भी चैनल पे अगर डॉक्यूमेंट्री आपको दिखता है तो वो आप देखिए। तो दोस्तों, आप अगर ये बेसिक चीज़ें आज से करना शुरू कर देंगे तो आई एम वेरी श्योर कि अगले एक आध साल में आप इंग्लिश पे एक ठीक ठाक कमांड कर पाएंगे। बाकी इसके बाद यहाँ से हम हर दिन एक नए नए चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देता जाऊँगा जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू।